22। आज थोड़ा सा हम करेंगे सिर्फ ऐसे 15-20 मिनट का, थोड़े थोड़े सवाल IAS 37 के पास पेपर के शुरू करने हैं जी। 1:50 में जारी बात है, 3:15 बजे तो नहीं आपको 15 मिनट के लिए बुलाएंगे। नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा, मैंने भी अच्छा जवाब दिया है, लेकिन मुझे ऐसे देना नहीं चाहिए था। अच्छा, मेरे भाई मेरी बात सुने कि ये एडजस्टमेंट्स हमने कर ली थी, तो मैं इसकी जरा अंग्रेजी आपको दोबारा बता दूं। माय डियर, टोटल चोरी में से जो चोरी चोर ने हमारे साल की, चोर अपना ही बंदा निकला कैशियर, टोटल चोरी में से जो चोरी हमारे साल की उसको एडजस्टिंग इवेंट, और दिस चोरी रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस डेट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो लेट आने के ऊपर हम क्या कहेंगे? डेट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो इसको क्या कहेंगे? नॉन एडजस्टिंग। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6, इन्वेंट्री है बैलेंस शीट पे पड़ी है हमारे पास 31 दिसंबर 13 को। ये मैंने 15 मिलियन की बेच दी है, यानी सस्ती बेच दी है जो हमारे पास पड़ी हुई थी, क्योंकि ये एक डैमेज में फ्लड हो गई है। डैमेज में फ्लड हो गई है। आर यू पीपल, ये फ्लड में क्या हो गई है? डैमेज हो गई है इन जनवरी 2014। मुझे बताएं कि ये आपको फ्लड में रुड़ती हुई कब नजर आई इन्वेंट्री? ये कब रुड़ रही थी? जनवरी 14 में। तो हमने धोती शोती पहनी और हम फिर फ्लड में निकल गए। हमने कहा विक्की जाएगी होना, और हम पकड़ पकड़ के इसको वापस ले आए। और जब ये बहती हुई लोगों को नजर आई तो लोगों ने फिर 25 की बजाय 15 की ली। आप मुझे बताएं, क्या इस 10 रुपए के लॉस को 2014 में रिकॉर्ड करें या 13 में रिकॉर्ड करें? 14 में। इसलिए 13 के एतबार से ये क्या हो गया? बोलें, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मुझे बता दें, ये जो फ्लड है इट रिलेट्स टू कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो देखिए ना, नॉन एडजस्टिंग की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, इट इज इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो लिखें, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑफ 10 मिलियन, सेल ऑफ इन्वेंट्री लेट आने पे, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑफ 10 मिलियन is indicative of a condition that arose after the reporting period. That arose after a reporting period. That is, flood came after year end and Guy came after commencement of class. That is, flood came after year end. However, if it is material, ऐसे कंक्लूड कर दिया भाई ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये कंक्लूड भी नहीं किया हुआ यार, ये इतना तो कर दिया करे ना। देयरफॉर इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहीं लिख दें छोटा सा, फिर आगे हाउएवर शुरू करें। चलें, ये तो इंशाल्लाह आप कर ही देंगे, ये मुझे कोई खतरा नहीं। देयरफॉर इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हाउएवर
if it is material, then its nature and estimate of financial effect आगे क्या फिक्रा था कल? नहीं पूरा लिखे ना, विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 2013, 31 दिसंबर वगैरह खुद ही लिख लीजिए। इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 2013। करो कैमरा, इधर खड़े हो जरा। अच्छा आप तो इस तरह नहीं खड़े हो सकते, भी आप खड़े हो तो जूते से उतार के तूने तो। घर में कोई ऐसा बंदा रख लें, इधर दोनों हाथ पकड़ाओ, घर में कोई ऐसा बंदा रख ले जो आपको झिंझोड़ता रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करता रहे? झिंझोड़ता रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करता रहे? झिंझोड़ता रहे कि भाईजान पेपर करीब आ गए हैं। पकड़ पीछे से इसको यार, इसको घर में ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको अक्सर क्या करता रहे? झिंझोड़ता रहे, क्योंकि दिन बहुत करीब आ गए हैं। मोबाइलों को तो आग लग, ये नहीं स्क्रीन सेवर पे सामने आग वाला वो लगाते हैं। और हाइब्रिड में भी दूसरी रो में बातें खत्म कर दें, बातों के लिए इंशाल्लाह अलग क्लास होगी। तू इधर उधर की बात कर, तू बता काफिला क्यों लुटा? पानी आ गया था, हद होती है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 10, अगले साल यही जनवरी 2014, एक ही बात है। अगले साल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर क्लास है थ्योरी, अगले साल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्जन ऑफ मोबाइल फोन्स वी रिड्यूस प्राइसेस ऑफ आवर प्रीवियस वर्जन सिग्निफिकेंटली। तो हमने अपने मोबाइल्स की प्राइस कम की, इसकी वजह क्या है? अगले साल नया वर्जन लॉन्च हुआ मोबाइल फोन्स का। तो आप बताएं कि ये इवेंट एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग? और अगर दिसंबर में लॉन्च हो गया होता तो एडजस्टिंग। इस साल मोबाइल सस्ते बेचने की वजह क्या है? 2014 में माजरा 2014 में अगले साल मोबाइल सस्ते बेचने की वजह क्या है? कि 14 में कंपेटिटर आ गया। तो बताएं कंडीशंस एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट या अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? तो लिखें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्जन ऑफ मोबाइल्स, अल्लाह बचाए इनसे, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्जन ऑफ मोबाइल्स इन जनवरी बोले इन जनवरी 2014, आगे बोले इज एन इंडिकेशन ऑफ अ कंडीशन दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। भाई जल्दी बैठे, अगर चाय मंगवानी है तो भी बता दें। हाइब्रिड सेकंड रो, आफ्टर द डेट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। आगे फिर वो डैश डैश देयरफॉर इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, हाउएवर इफ द अमाउंट इज मटेरियल देन वी विल डिस्क्लोज द नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013 4x के ऊपर डैश डैश आगे डाल दें। ठीक है, ऐसे कर दिए करें ना मुंह, ऐसे करके जरा ऐसे करें। ठीक है, बोलें ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये आज ना उस तरतीब से आएंगी एडजस्टमेंट्स जिस तरतीब से हम कर रहे हैं क्लास में, यानी जो नोट्स हैं ना उनके ऊपर लिखा होगा किस तरतीब से हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। पहले कौन सी एडजस्टमेंट की है हमने, ज़रा बता दें? 6, उसके बाद
10, उसके बाद नहीं की अभी कोई। ओके, बहुत स्पीड स्लो चल रही है, स्पीड पे सी अगर हल्की आंच पे शुरू कर दिया तो फिर अच्छा। 27 फरवरी 2014 को हमारा साल खत्म होने के 2 महीने बाद हमने 25% बोनस शेयर अनाउंस कर दिए हैं 2013 के लिए। 2013 के लिए भाई ये बोनस शेयर डिविडेंड होता है, इसको बोनस डिविडेंड कहते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि 13 के साल में प्रॉफिट अच्छा आया था, इस वजह से 14 में डिविडेंड अनाउंस किया है। तो बताएं आप क्या करें। 13 के साल में प्रॉफिट आया था अच्छा, इसलिए 14 में 27 फरवरी को मैंने डिविडेंड अनाउंस किया है। आपको ये डिविडेंड कौन सा लग रहा है, 14 का इंटरिम या 13 का फाइनल? एक्सेलेंट, तो ये 13 का फाइनल डिविडेंड है। अब आप लोग आईएएस 10 ना भी पढ़ा हो तो मुझे बता दें, क्या इसको एडजस्ट करेंगे या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? क्या यार वो पागल ही हुए, सॉरी बचपन में कहते थे ना, तो खुदा का खौफ करें, कैसे एडजस्ट करेंगे इसको। ये तो आप लोगों ने FR1 के अंदर पढ़ा हुआ है कि 13 का फाइनल डिविडेंड 14 में रिकॉर्ड होता है। किसी को याद है ये बात? तो बताएं अब इसको 13 में लाके एडजस्ट करें, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट, या 14 में इसकी एंट्री होगी? तो लिखें अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑफ 13, अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑफ 13 in 2014 is a non-adjusting event, is a non-adjusting event। ये एक non-adjusting event है। इसकी रीजन ना ये वाली लिख के आइएगा जो मैं हाईलाइट करवाऊंगा, आपको लिखने के बाद हाईलाइट करवाऊंगा। बिकॉज इट इज अनाउंस्ड इन 2014, इसका अनाउंसमेंट से ताल्लुक है ना। बिकॉज इट इज अनाउंस्ड इन 2014, कितने दिन बाद आए हैं? 4-5, कल छुट्टी की। बिकॉज इट इज अनाउंस्ड इन 2014। अच्छा अब क्या डिसाइड हो गया? कंक्लूजन लिख दिया, कंक्लूजन लिखे। सो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, लिख दिए। अच्छा आप बताएं आगे क्या लिखेंगे? अगर कल की क्लास और आज की क्लास ली है, आगे क्या लिखेंगे? नॉन एडजस्टिंग है ना, आगे बताएं क्या लिखेंगे? क्या? However, if amount is, then it will be no, my dear। डिविडेंड जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो कि बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होती है। तो इसमें however if का लफ्ज नहीं डालेंगे, बाकी अंग्रेजी उसी तरह लिखेंगे। इट विल बी डिस्क्लोज्ड, however if नहीं। तो ये डिविडेंड का जरा याद रखिएगा, इस एडजस्टमेंट को स्टार लगा लें जरा अपनी किताब में। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें हाउएवर वाली, इसमें कल वाली बात नहीं लिखनी। डिविडेंड असल में, डिविडेंड तो सबसे मेन चीज होती है जो यूजर्स को चाहिए होती है। तो हाउएवर का लफ्ज ना लिखें, लिखें इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कराएं? फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13। फिजिकल वाले लेट आने पे अगर हाइब्रिड में बैठे तो इसका मतलब ये नहीं पता नहीं लग रहा। विल बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा इसमें ना ये कौन सी एडजस्टमेंट है? 12। ये देखिए ना, सिंस द डिक्लेरेशन वाज अनाउंस्ड आफ्टर द ईयर देयर वाज नो ऑब्लिगेशन एट ईयर एंड इट इज अ नॉन डिटेल्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन मस्ट हाउएवर बी डिस्क्लोज्ड। ओके आगे चलें जी, अगली एडजस्टमेंट।
हो गई 12। अब ये दाएं में जरा हाथ लगा के देख लें, बच्चे बुच्चे आ गए हैं, दाएं हाथ लगाएं, बाएं हाथ लगाएं, बच्चे बुच्चे पूरे हो गए। अच्छा, अब माय डियर मुझे जरा ना, हम कुछ अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट्स जो इसमें सवाल में थी हम वो करने लगे हैं। एक एडजस्टमेंट है जी हमारी आज गारंटी की। मार्च में पीटीसीएल ने गारंटी दी अगेंस्ट अ लोन ऑब्टेन बाय सब्सिडरी यूफोन। तो इसको हमने पीटीसीएल समझ लिया, इसको यूफोन। असल में यूफोन लेना चाह रही थी बैंक से लोन, तो यूफोन को बैंक वाले लोन नहीं दे रहे थे, तो पीटीसीएल ने कहा बैंक को परेशान ना होना, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो ऐसी सूरत में गारंटी देने वाला, सदा सा सवाल है मेरा, गारंटी देने वाला कब अपने आप को लायबल फील करे? जब गारंटी दे या जब अगला डिफॉल्ट करे? हाँ, क्योंकि गारंटी देना तो बहुत कॉमन होता है ना। देखिए, अगर गारंटी देने वाला लायबल फील करने लग जाएगा गारंटी देते ही, तो बड़ी अजीब सी कहानी बनेगी। वो क्या कहानी बनेगी वो सुने। वो ये कि यूफोन जब बैंक से जाके लोन लेगी तो यूफोन कहेगा, यूफोन बैंक से लोन लेते हुए कहेगी कि मुझे पीटीसीएल ने गारंटी दी हुई है मेरे लोन की। यूफोन एंट्री करेगी कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अब अगर पीटीसीएल उसी दिन एंट्री कर ले एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, तो ये तो अजीब सी बात है। पीटीसीएल ने भी लोन किताबों में बुक कर लिया, सब्सिडरी ने भी लोन किताबों में बुक कर लिया, तो क्या पीटीसीएल लोन गारंटी देते ही एंट्री किया करे? पीटीसीएल का तो खुद नुकसान ही होना है ना, बस फिर अपनी लायबिलिटी तो नहीं है किसी के लिए। एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू बैंक क्रेडिट, ये तो बहुत गैर मुनासिब है, दोनों की किताबों में लायबिलिटी नजर आ रही होगी। तो बेहतर क्या है कि किस वक्त लायबिलिटी पीटीसीएल रिकॉर्ड करे? जब यूफोन क्या करे, और अगर यूफोन डिफॉल्ट ना करे तो पीटीसीएल की किताबों में ये गारंटी नजर नहीं आएगी एज अ लायबिलिटी। किधर है पॉइंट नंबर 11? मार्च में पीटीसीएल ने, मार्च 13 में माय डियर, मार्च 13 में हमने गारंटी दी है जो हमारी सब्सिडी ने लोन लिया था उसके लिए। जनवरी में उसकी फैक्ट्री में आग लग गई और अब वो सब्सिडरी कह रही है मैं और लोन, मैं खुद बात जाऊं, बड़ी बात है, मैं लिक्विडेट होने लगी हूं। तो बीवी ने कहा जनवरी के अंदर मैं मांगी, तो अगर बीवी मांगी तो फिर अब लोन कौन वापस करेगा? शोहर। बताएं, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग? एक्सेलेंट, नॉन एडजस्टिंग। रीजन गारंटी देना असल में नहीं है, लायबिलिटी की रीजन है आग लगना फैक्ट्री में। वो आग कब लगी? हमारे साल के बाद या हमारे साल के अंदर? हमारे साल के बाद। तो वो फैक्टर जिसकी वजह से आप लायबल फील कर रहे हैं वो गारंटी देना था या डिफॉल्ट था? ये जरा समझने की बात है। और अच्छा, जो हजरात कल नहीं आए, उन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ, तो यार ये स्टैंडर्ड बड़ा आसान सा है, आप लोग भी जरा देख लें एक दफा। ये स्टैंडर्ड बड़ा आसान सा है, IAS 10। ये कहता है, देखें जरा इधर, इस दिन डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज की 31 मार्च 14 को। तो ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके हाथ में हैं तो आप क्या करें, आप जो है अगर चोरी इस दिन हुई और पता इस दिन चली तो कोई नहीं, इस साल आके रिकॉर्ड कर लें। इसका हमने नाम क्या रखा था? एडजस्टिंग इवेंट। और ये स्टैंडर्ड एक और बात बताता है कि अगर चोरी इस दिन हुई और पता चली इस दिन, तो इसको इधर आके रिकॉर्ड ना करें क्योंकि इट रिलेट्स टू कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस। ये एक थीम है स्टैंडर्ड की। इसी तरह स्टॉक सैलाब में रुड़ा इस साल और बिका सस्ता इस साल, तो इस लॉस को हमारे साल ही रिकॉर्ड करें क्योंकि कुछ हमारे साल हो गया था ऐसा, इसको एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे। और अगर स्टॉक, अगर वो क्या चीज थी अभी अभी जो मैंने फिक्रा बोला, इन्वेंट्री क्या हुआ था उसको? इन्वेंट्री अगर बिकी सस्ती इस साल और सैलाब भी आया था इसी साल, तो फिर हमारे साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, सो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और सिमिलरली
हमारी फैक्ट्री में आग लग गई जिसकी वजह से एडजेसेंट बिल्डिंग वाले ने हमारे खिलाफ केस कर दिया इस साल, केस किया इस साल, आग लगी थी इस साल, ऑब्वियसली हमारे साल के एंड पे कोई मसला एग्जिस्ट कर रहा था, तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। और आप जरा एक दो दिन वेट करें, हमने ऐसे सवाल रिवाइज करने हैं कि आग लगी इस दिन, 6 वर्कर्स ने हमारे खिलाफ केस किया इस दिन, 3 वर्कर्स ने हमारे खिलाफ केस किया इस दिन, तो 9 की लाइबिलिटी हमारे साल आके बनाएंगे। द रीजन इज कि 6 वर्कर्स ने तो हमारे साल ही केस कर दिया, वो तो कोई टेंशन नहीं, जिन 3 ने हमारे साल के बाद केस किया उसकी वजह भी ये इवेंट बना है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ एडजस्टिंग इवेंट। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करेंगे। ये स्टैंडर्ड की बेसिकली थीम है। अच्छा, अब मोहतरम ये ना 2 एडजस्टमेंट्स हैं जिनको आपने ना इस स्टैंडर्ड में समझना है, वो जरा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं। उसके बारे में स्टैंडर्ड ने एक रूल बना दिया हुआ है, वो फिर हम सोचा नहीं करेंगे उस पर। वो ये है, मेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ था इस दिन, कोई सैलाब नहीं आया, कोई कंपैटिटर नहीं आया, कुछ नहीं आया, मैंने ये स्टॉक बेच दिया इस दिन सस्ता, और क्वेश्चन साइलेंट है कि खराब हुआ था इस दिन या इस दिन, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसको कहा करेंगे साइलेंट सिनेरियो। एक तो सवाल पेपर में ये है ना जो कल हम करे थे कि सैलाब आया इस दिन, बिका इस दिन, ये नहीं सिनेरियो, ये तो कल किया था। सैलाब आया इस दिन, बिका इस दिन, ये भी नहीं। सैलाब आया इस दिन, बिका इस दिन, एडजस्टिंग। सैलाब आया इस दिन, बिका इस दिन, नॉन एडजस्टिंग। बस पड़ा हुआ था इधर, पड़ा हुआ था, बस कुछ नहीं हुआ, ना सैलाब आया ना कंपैटिटर आया, बिका इस दिन। स्टैंडर्ड का ये कहना इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, इट इज एन। साइलेंट के केस में आपने इसको क्या एज्यूम करना है? इसकी बड़ी वैलिड रीजन है, इसकी वैलिड रीजन है। ये सिनेरियो कल हमने होल्ड पे रखा था क्योंकि ये सिनेरियो जो है वो थोड़ा डिफरेंट किस्म का है और इसको आपने याद रखना है इसी तरह। इसकी लॉजिक भी बड़ी आसान सी है। इसकी लॉजिक ये है कि भाई आपके पास ना कोई चीज पड़ी हुई है इस दिन, कई दफा कोई सामान होता है ऐसा जो कि आपके पास पड़ा होता है काफी पुराना, या ऐसा सामान जो कि उस मार्केट में बिल्कुल नया है और लोगों को उसका इतना पता नहीं है, आपने बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करके रखा हुआ है। तो आम तौर पे कई दफा काफी पुराना सामान पड़ा होता है दुकान के ऊपर, या कई दफा ऐसा सामान पड़ा होता है जो आपने बाहर से मंगवा के रखा हुआ है, लोगों को उसकी कीमत नहीं पता। अब जब आप साल के 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने बाद जाके इसको बेचते हैं तो आपने खरीदा होता है 15 रुपए का और बिक जाता है 13 रुपए का। अब स्टैंडर्ड कहता है कि भाईजान ये अगर आप 15 दिन बाद ना भी बेचते ना और 31 दिसंबर को भी बेचते तो बिकना इतने का ही था। वो तो साल के फौरन बाद आपने बेचा तो आपको पता चल गया कि ये तो बेजान सी चीज है। मिसाल के तौर पे मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है, अब आप साल के बाद बेचने गए तो 15 दिन पहले भी स्टैंडर्ड कहता है बेचने चले जाते ना तो उसके हालात माड़े ही थे, बेचने से आपको कंफर्म हो गया कि अब इसके हालात माड़े हैं। तो स्टैंडर्ड का ये कहना है कि रातों रात 10-15 दिन मीन्स रातों रात कुछ नहीं हुआ इसको, कि मैं इसको जो है वो कह दूं कि साल के बाद कुछ हुआ है जिसकी वजह से 13 का बिका है। कहता है नहीं 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 नहीं, साल के एंड पे भी आप जाके जरा चेक करते हैं मार्केट, ये 13 का ही निकलना था। बस इसको हमेशा क्या समझेंगे? एडजस्टिंग इवेंट। तो माय डियर, if question is silent about the reason for change in value of inventory, अगर question reason ना बताए then we will always consider it as an, ये जरा पेपर में आपने बात याद रखनी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा रीजन के, रीजन तो बताते ना सवाल, कंपेटिटर आया, फ्लड हो गया, ये रीजन हो गई, वो रीजन हो गई, चोरी हो गया, और अगर सवाल रीजन ही नहीं बता रहा तो एडजस्टमेंट नंबर 3 ट्राई करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, थ्री नहीं सॉरी 13। एक रेफ्रिजरेटर था मेरे पास पड़ा हुआ था, 10,000 का मैंने खरीद के रखा हुआ था।
ये 10 दिन बाद जो है वो 6000 का बिक गया। क्यों सस्ता बिका है, वजह बताएं तो लिखें, रीजन नॉट गिवन। ये वाला जरा आप लोगों ने ना सिनेरियो ढूंढा करना है पेपर में, रीजन नॉट गिवन। अब क्या करें भाई, आपके ख्याल से 10 दिन में कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि ये जो वजह बनी है सस्ता बिकने की, ये वजह कोई 10 दिन में सामने आई है, कोई 10 दिन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सस्ता बिक गया? मेरे ख्याल से तो अगर साल के एंड पे भी लेके जाते तो कितने का ही बिकना था, सस्ता ही बिकना था, सस्ता ही बिकना था। तो हाँ, नहीं 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 नहीं, हकीकत है ना यार, हकीकत है। अब ये पेन मेरे पास है, मैंने खरीद के रखा हुआ है, मैंने 15 दिन बाद बाजार में जाके बेचा, ना कंपेटिटर आया है, ना ये पेन खराब हुआ है, ना कुछ और हुआ है, तो मैंने कहा हो यार, मेरी तो चीज की वर्थ ही नहीं थी। उस दिन बिकने से ये पता नहीं चला कि उस दिन वर्थ नहीं है, मतलब है जब भी मैं बेचता इसकी वर्थ नहीं थी। तो स्टॉक पड़ा हुआ अगर आप बेच दें और बाद में भी सस्ता बिके तो इसका मतलब है जो आपके पास चीज पड़ी हुई है पहले दिन से ही उसकी वर्थ है ही नहीं कोई। तो डेट्स वाइज स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है वाजे। अभी आप हजरात जो है वो वेट करें, आज हम पेज 361 के ऊपर इंशाल्लाह ये चीज पढ़ेंगे कि लॉस अकर्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विल ऑलवेज बी एन एडजस्टिंग इवेंट दो देयर वाज नो अपेरेंट प्रॉब्लम एट ईयर एंड। ईयर एंड के ऊपर मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो जब मैं बेचने गया तो मुझे पता चला प्रॉब्लम तो थी, लेकिन वो वाजे नजर नहीं आ रही थी कि गल गया है, सड़ गया है, कंपेटिटर आ गया, वो रीजन मुझे नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब जब बिका तो बिकना एक बड़ी रीजन है, बिकते ही पता चल गया कि यार उस दिन कोई ना कोई मसला था। तो डेट्स वाई बस अब बहस को क्लोज करें, जो जो मर्जी आपकी राय है। स्टैंडर्ड ने कह दिया इसको हमेशा क्या लेना है, एडजस्टिंग इवेंट, जब भी कोई रीजन नहीं होगी। अच्छा, अब इसका जवाब लिखें, सेल आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बिलो द कॉस्ट, कॉस्ट से भी सस्ता बिके ना, सेल आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बिलो द कॉस्ट, कॉस्ट से भी सस्ता बिके, ये एटा प्राइस बिलो द कॉस्ट लिख दीजिएगा, वो जैसे भी है, सेल आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बिलो द कॉस्ट कंफर्म्स, सेल नहीं कंफर्म कर दिया कि चीज में मसला था, कंफर्म्स, देखें इधर, कंफर्म्स that a loss existed at balance sheet date. तकरीबन शायद उस तरह की बात है कि जब आप घर वापस आएंगे तो अम्मी कहेंगी मैं मुझे तो पहले ही पता था, मैं तो तुम्हें पहले की कह रही थी ये चीज की कोई कीमत नहीं है, तुम ही लगे हुए थे। तो अगर बैलेंस शीट डेट पे भी जाके इसको बेचते तो भी इतने की बिकनी थी, क्योंकि आपको भी जो चीजें बिकती हैं तो फिर लोग ताने देते हैं, लोग कहते हैं पहले मुझे बता दे प्लॉट कुछ भी नहीं है, तुमने ऐसे ही लेकर रखा हुआ था। तो ये स्टॉक कुछ भी नहीं था। तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। आगे फिर कंक्लूड कर दिए, नहीं कंक्लूड किया, सो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। समटाइम्स नहीं, ये डिस्पोजल तो है नहीं, डिस्पोजल का तो IS 16 में यूज होगा ना, इसको तो सेल कहेंगे। और अगर महंगा बिक गया साल के बाद तो फिर मैं कब कह रहा हूं, फिर तो कोई फोर्सिंग गेन्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं करते, ये तो NRV लॉस है। सो इन 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी विल रिकॉर्ड NRV लॉस। आप बताएं इसको एडजस्ट कैसे करना है। सो इन 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी विल रिकॉर्ड NRV लॉस by increasing cost of sale and decreasing inventory with rupees, बोलें डिफरेंस बताएं दोनों का। बोलें by increasing cost of sale and increasing stock। जर्नल एंट्री को नैरेटिव फॉर्म में बताना है, by increasing cost of sale and decreasing stock। ओके
अच्छा, सेम इज द रूल फॉर डेटर्स, सेम इज द रूल फॉर डेटर्स, डेटर्स की भी यही रूल है। अच्छा, एक तो ये सिनेरियो है ना, इधर देखें जो कल पढ़ा था, जनवरी फरवरी मार्च, इधर देखें, डेटर की फैक्ट्री में इससे आग लगी, आप पैसे देने गए तो उसने कम पैसे दिए, इसको तो एडजस्टिंग इवेंट कहा था। डेटर की फैक्ट्री में इससे आग लगी, आप पैसे लेने गए तो उसने कम पैसे दिए, इसको नॉन एडजस्टिंग कहा था। लेकिन आप इधर आपका कोई डेटर था, आप उससे पैसे लेने गए फरवरी में, वो नहीं दे सका, तो स्टैंडर्ड कहते हैं इसका मतलब है ये कोई रातों रात ऐसा नहीं हुआ, उसके हालात ही काफी अरसे से माड़े चल रहे हैं, कोई आग लगना कोई रीजन नहीं बनी। अगर आप दिसंबर में भी उसके पास जाते ना तो उसने यही सलूक करना था आपके साथ। तो सेम इज द लॉजिक एंड रीजन फॉर डेटर्स एज वेल। तो रूल नंबर 1, if the question is silent about the reason for change in debtor adjustment 3, then we will consider it as an adjusting event। पढ़ें जी, एडजस्टमेंट 3, एक कस्टमर है जिसने हमें कितने पैसे देने हैं, 45 मिलियन, 35 मिलियन, वॉज डिक्लेयर्ड बैंक करप्ट ऑन 10 जनवरी, 10 जनवरी को बैंक करप्ट डिक्लेयर हो गया। वजह क्या बनी, कोई उसकी फैक्ट्री में आग नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ, तो हो सकता है ये 31 दिसंबर को भी बैंक करप्ट डिक्लेयर हो जाता, लेकिन जरा बैंक ने चीजें देखते 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 टाइम लगा दिया, बैंक ने कहा ये बैंक करप्ट है, तो 31 दिसंबर को भी आप जाते तो ये बैंक करप्ट था, कोई मसला नहीं था, वो तो बैंक ने कुछ चेकिंग करते करते देर लगा दी, इसके हालात माड़े हैं। तो लेकिन ये जरूर लिखें, रीजन ऑफ बैंक करप्सी नॉट शेयर्ड, रीजन ऑफ बैंक करप्सी नॉट मेंशन्ड। अब फिर ये साइलेंट वाला सिनेरियो है, तो क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट व्हाट, व्हाई, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट व्हाई इट हैपेंड, क्वेश्चन खामोश है कि ये क्यों हुआ, इसको फिर आप डाल दिया करें एडजस्टिंग में। लिखें बैंक करप्सी आफ्टर ईयर एंड, अगर आपको ज्यादा मसला है तो नॉर्मली का लफ्ज लिख दें, बैंक करप्सी आफ्टर द ईयर एंड नॉर्मली रिलेट्स टू कंडीशन डेट अरोज, या डेट एग्जिस्टेड वाला लिख के आए आप, डेट एग्जिस्टेड वाला एडजस्टिंग लिखना, डेट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट, therefore that existed at reporting date, bankruptcy after the year end normally relates to conditions that balance sheet date at reporting date, therefore it is an adjusting event, we will increase expense and decrease debtor by 35। ओके, अच्छा भैया एक और चीज है, उसमें जरा रूल डिफरेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स।
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में ये रूल है कि आपने बस IFRS 9 वाला रूल ही लगाना है। 31 दिसंबर को अगर इन्वेस्टमेंट्स की जो फेयर वैल्यू है ना वही लेनी है। अगर किसी वजह से 15 जनवरी को, 20 जनवरी को या 31 जनवरी को उनकी फेयर वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए तो आपने अब ये नहीं कहना कि क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं डेटर और स्टॉक की तरह डील करूंगा कि उस दिन भी बेचते तो ये इतनी की ही थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की जो नेचर है वो बड़ी लिक्विड नेचर है। इन्वेस्टमेंट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। एक ही दिन में स्टॉक एक्सचेंज में एक शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। तो स्टैंडर्ड का ये सोचना है कि इन्वेस्टमेंट्स अगर साल के बाद बेचें आप और वो सस्ती बिक जाए, इसका मतलब ये नहीं कि ईयर एंड पे भी वो सस्ती बिकती है। ईयर एंड पे आप बेचते तो शायद महंगी बिक जाती। उधर मैंने क्या बोला था, स्टॉक अगर आप साल के बाद बेचें तो साल के एंड पे भी बेचते तो उतने का ही बिकना था। डेटर से अगर आप साल के बाद पैसे कम लेते तो साल के एंड पे भी लेते तो उतने ही मिलने थे। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम रूल 2 लगा रहे हैं। उसमें क्या रूल लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट अगर साल के बाद बेची तो उतने की बिकी, लेकिन अगर साल के एंड पे बेचते तो किसी और प्राइस की बिकते। इसलिए अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रीजन फॉर, देन वी विल कंसिडर इट एज अ, तो ये बस जरा डिफरेंट बातें अजीब सी, इनको ऑब्जॉर्व कर लें। डेटर इन्वेंट्री का अलग रूल है और इन्वेस्टमेंट्स का अलग रूल है। तो ये 3 सिनेरियो हैं अजीब से, एडजस्टमेंट 3, 13 और 14। इसमें वजह नहीं बताई होती। वी ओन इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 40, these were sold on 4 January for 35. Do not adjust your financial statements. लिखें, sale at a loss of बोलें 5 million, अच्छा ₹5, सेल एट अ लॉस ऑफ ₹5। इधर ना ये लिख के आइएगा, बोले ना नॉर्मली, ये नॉर्मली की जगह इज एन इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन, ये लिखाइएगा। तो इज एन इंडिकेशन ऑफ अ कंडीशन, इज एन इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन that arose after the reporting period. So it is a non-adjusting event. However वाली आगे लाइन खुद ही लिखाइएगा। Done? अच्छा भाई, कल तक हमने पढ़ा था कि देखें इधर स्टॉक में फ्लड आया, इधर बिका, तो ये एडजस्टिंग, इधर फ्लड आया, इधर बिका, तो आज हमने पढ़ा कि इधर पड़ा हुआ था और इधर सस्ता बिक गया स्टॉक,
तो रूल 1 एडजस्टिंग, इधर डेटर की फैक्ट्री जली, इधर पैसे आए कम, एडजस्टिंग, इधर जली, इधर पैसे आए कम, बट डेटर से कुछ पैसे लेने थे, इससे लेने गए तो नहीं दे सका या कम दिए, एडजस्टिंग। इन्वेस्टमेंट में भी इसी तरह है। इन्वेस्टमेंट में अगर कंपेटिटर आ गया और फिर हमारी कंपेटिटर आया इस दिन, हमारी इन्वेस्टमेंट इन शेयर इस दिन सस्ती बिकी तो इट इज, अगर कंपेटिटर आया इस दिन और फिर हमारी इन्वेस्टमेंट सस्ती बिकी, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इधर पड़ी हुई तो इधर सस्ती बिक गई, इसके रूल 2 लगेगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ बोले नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ओके, इसकी जरा रिवीजन करें, ये कल वाला जो पढ़ा था। बोलें कोई लफ्ज, आउट ऑफ स्कोप, वेल डन। इसका मतलब है कल जाके आप लोगों ने दोबारा पढ़े चीजों को। अप्रैल में पता चला कि नवंबर के अंदर चोरी हो गई थी, तो इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ IAS 10 बिकॉज डायरेक्टर्स ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज कर चुके हैं 31 मार्च को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ से निकल के यूजर्स के पास जा चुके हैं, अब हम गलती कैसे सही कर सकते हैं, वो अलग बात है, इस पे IAS 8 लगेगा, प्रायर ईयर एरर, लेकिन फिलहाल ये IAS 10 के स्कोप से बाहर है। और इसका हमने क्या नाम रखा था, इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट एंड इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट, नॉट अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि ये IAS 10 के स्कोप से बाहर है। ओके, अच्छा, अब ये कोई IAS 10 का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके पास जो है वो $1 कैश पड़ा हुआ है और डॉलर 300 रुपए का, 3 महीने बाद $1 हो गया 315 रुपए का। आप बैलेंस शीट डेट पे डॉलर को 300 पे रखें या 315 पे, 300 पे। ये तो IAS 21 का कॉन्सेप्ट है कि स्पॉट रेट के ऊपर चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है और ईयर एंड के ऊपर बैलेंस शीट रेट के ऊपर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। आगे डॉलर जितने मर्जी का हो जाए, इससे कोई फर्क, सो दिस 15 विल ऑलवेज बी इग्नोर्ड ऑब्वियसली। डेटर्स को बैलेंस शीट डेट के रेट पे रखते हैं या डायरेक्टर्स की ऑथराइज होने के डेट पे रखते हैं, तो ये तो IAS 21 का कॉन्सेप्ट था, इट विल ऑलवेज बी अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो लिखें इसको जरा, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 16, डायग्राम बना लें। डॉलर 300 से 315 का हो गया, तो हो जाए भाई हमारी बला से, फिक्रा बताएं, चेंज इन एक्सचेंज रेट आफ्टर द विल ऑलवेज बी अ नॉन एडजस्टिंग, बट डेटर को 300 पे पड़ा रहने दें। बताएं जी बैलेंस शीट में किस पे जाएगा डेटर, कैश कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, ये सोल्यूशन है। एडजस्ट नहीं करेंगे 15, नहीं, जी समटाइम्स, हाँ वो एवरेज है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम में है, वो भी हिस्टोरिकल रेट ही यूज होने, वो तो ये वाला रेट यूज होता है। नहीं 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 भाई, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस को पूरे साल के एवरेज रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, उसका तो ना 300 से ताल्लुक है ना 315 से। भाई हाउएवर बात डाल दें, लेकिन डेटर्स का ये 300 के बजाय 400 पे भी चला जाए डॉलर, तो डेटर्स को आपने 300 पे ही शो करना है, कैश को 300 पे ही शो करना है, क्रेडिटर को 300 पे ही शो करना है,
ईयर एंड के रेट पे शो करना है क्या? नहीं नहीं, ये कोई ऐसी ये कॉन्सेप्ट तो नहीं। हाउएवर इफ मटेरियल वाली बात अपनी जगह लिख के आनी है तो इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर आए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शो ये तो हमेशा ही नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये कभी भी एडजस्टिंग नहीं बन सकता। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग मटेरियल इमटेरियल की बेस पे बनाते हैं, या एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग जो है वो इंडिकेटिव और एग्जिस्टेड की बेस पे बनाते हैं? एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का मटेरियल से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्लीज देखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा आग लगी और सारा स्टॉक जल गया और पता चला इस दिन। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का मटेरियल इमटेरियल से तो ताल्लुक नहीं है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का किस चीज से ताल्लुक है? हाँ चलें जी, लिखें, पहले सवाल पढ़ लें। डेटर बैलेंस was translated at year end, alhamdulillah, was translated and year end was changed after year end due to currency fluctuation। मैं ट्रांसलेट कर चुका था, बाद में वो चेंज हो गया, क्योंकि आप इस चेंज को रिकॉर्ड करें 300 से 315 वाली को लिखें। चेंज इन एक्सचेंज रेट आफ्टर द ईयर एंड is a non-adjusting event. Change in exchange rate after the year end is a non-adjusting event. आगे however वाली बात बस डैश डैश आके, however if it is material then it will be disclosed in the notes to the financial statements for the year ended। अच्छा जी, कौन कौन सी रह गई हैं? 7 8, ये कोई जरूरी नहीं, कर लेंगे फिर कभी। अच्छा, अब आप हजरात पेज नंबर 361 पर एडजस्टिंग की एग्जांपल्स पढ़ लें सारी, एडजस्टिंग की सारी एग्जांपल्स पढ़ लें तसल्ली से। भाई ये जिस का स्टैंडर्ड बन रहा था तो उन्होंने ये वाली एग्जांपल्स डाली हैं उसमें एडजस्टिंग इवेंट्स की,
कोर्ट केस का सेटल होना बैलेंस शीट डेट के बाद, जो कि कंफर्म करेगा कि कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट से पहले। तो हमने किसी का नुकसान कर दिया इस दिन, कोर्ट का फैसला आया जनवरी में, बताएं एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग? सेटलमेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बट ऑब्लिगेशन अल्हम्दुलिल्लाह, settlement is after balance sheet date but obligation existed at balance sheet date, that's why it is a adjusting। बैलेंस शीट डेट के बाद पता चला, पता कि हमारा एसेट इंपेयर हो गया, कोई डेटर था इधर, वो ईयर एंड के बाद मुझे पता चला कि वो इंपेयर हो गया है। ये लाइन काटें भैया, ये बस ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। बस अगर ईयर एंड के बाद, ये रूल 1 है दोनों, रूल 1, अगर बैलेंस शीट डेट के बाद डेटर कम पैसे दे जाए तो अल्लाह का शुक्र है, हमें कंफर्म है कि बैलेंस शीट डेट पे भी इसमें कोई मसला था। एंड नेक्स्ट, लॉस अकर्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो यहां पे पड़ी हुई थी इन्वेंट्री और साल के बाद सस्ती बिक गई, से क्या लेने? एडजस्टिंग इवेंट। भाई तबीयत खराब है? अच्छा चलो खैर है, रिलैक्स रहो। अच्छा जी, पॉइंट 3, भाई ये आई के पास पेपर में टेस्ट कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा देखिएगा। आपने प्लांट खरीदा ईयर एंड से पहले, आपने प्लांट खरीदा ईयर एंड से पहले, और ईयर एंड के बाद उसकी प्राइस पता चली। क्यों भाई, ये क्या बात हुई? इसलिए कि हम इससे प्लांट खरीदते रहते थे। ये वाला जब हमने प्लांट खरीदा तो दुकानदार ने कहा कि यार सर ओनर अभी मौजूद नहीं है, इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है 1 करोड़ रुपया, लेकिन आपको पता है कि आप पुराने कहाँ के, आपको 90-95 लाख में मेरे ख्याल से चीज मिल जाएगी, लेकिन ओनर को आने दें जरा, वो फरवरी में आएंगे बाहर के मुल्क से, फिर मैं आपको प्राइस बता दूंगा। आपने कहा ठीक है मैं उधार पे ले जाता हूँ, उसने कहा चलें कोई मसला नहीं, ले जाए आप, या कैश पेमेंट भी कर जाए कोई नहीं, बाकी आपको इंशाल्लाह हम वापस कर देंगे। जब ओनर आया, ओनर ने कहा यार 92 लाख का इसको दे दो इस दफा, तो खरीद ली हुई थी चीज, बोले कब? साल से पहले, लेकिन प्राइस कब पता चली? साल के बाद। तो कोई नहीं, लोग इस तरह करते हैं, आप लोगों के लिए तो इस तरह नहीं होगा कि चीज पहले खरीद के रख लो, आप तो पहले प्राइस तय करते हैं, लेकिन बिजनेसेस में ऐसा होता है। तो पता चला आफ्टर बैलेंस शीट डेट, पता चला आफ्टर बैलेंस शीट डेट, किस चीज का? परचेज प्राइस का, ऐसे एसेट का जो खरीदा जा चुका था बिफोर ईयर। सही है? खरीदा कब जा चुका था? खरीदा कब जा चुका था? परचेज प्राइस का कब पता चला? डिटरमिन होता है पता चलना, कब पता चला? एंड सेम इज फॉर सेल। आपने बेचा एसेट इस दिन, अगले बंदे ने कहा यार मुझे जरा चला के देख लेने दो, आपने कहा हाँ ठीक है जनवरी में तुम चला के देख लो, फिर प्राइस तय कर लेंगे। अच्छा चला तो ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ दिस इज अ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, डिपेंडेंट है परफॉर्मेंस के ऊपर, बट ठीक है जब भी आपकी परफॉर्मेंस हो जाए, अगर इसके अंदर अंदर कोई जो भी प्राइस तय हो जाए उसके ऊपर आप डील कर लें। तो बेचा इस दिन, प्राइस पता चली इस दिन, तो डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर जो भी प्राइस अब बाद में पता चली है इसी को लें, बिकॉज दैट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। तो इस दिन एसेट खरीदना या इस दिन एसेट बेचना और प्राइस का पता चलना इस दिन विल ऑलवेज बी अ एडजस्टिंग इवेंट। पता चला फ्रॉड का, पता चला आफ्टर बैलेंस शीट डेट, पता चला इस दिन फ्रॉड हुआ है, लेकिन फ्रॉड हो चुका था इस दिन। ये सिंपल सी बात है ना, आपके बैग से कैलकुलेटर चोरी हो गया, अब वो चोरी तो कॉलेज में हुआ था लेकिन पता चला घर जाके, तो इन दोनों बातों में फर्क होता है ना। पता चला इस दिन के फ्रॉड हुए और हो कब चुका था? ईयर एंड से पहले। सो इट विल ऑलवेज बी अ, ये तो कल किया था कैशियर कैश लेके भागा था,
इसकी तो 7 मिलियन है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से आपने नेगोशिएशन की हुई, यार ये फैक्ट्री जल गई है, पैसे दो। इंश्योरेंस कंपनी ने इस दिन आपको पैसे दे दिए। जो पैसे इस दिन दिए उसी का रिसीवेबल क्रिएट कीजिएगा इस दिन, क्योंकि कंफर्म हो गया ना ये एडजस्टिंग इवेंट है। आपकी फैक्ट्री जली, आपका ख्याल है इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगी 10 मिलियन, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 8 मिलियन। अब इस दिन रिसीवेबल 8 मिलियन पे बनाइएगा, बिकॉज इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि नेगोशिएशन ऑलरेडी चल रही थी, कोई ना कोई मसला साल से पहले हो चुका था। डन। सो अमाउंट रिसीव्ड और पेड, अमाउंट रिसीव्ड, बोले आफ्टर ईयर एंड, वेयर नेगोशिएशन वाज ऑलरेडी देयर एट ईयर एंड। अमाउंट रिसीव साल के बाद हुई, लेकिन नेगोशिएशन तो पहले की चल रही थी। अच्छा भाई, ये एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पिछले साल कुछ लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस की, तो हमने उसके लिए, यानी कि 2013 में कुछ लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस की, हमने जनवरी में बोनस अनाउंस किया और फरवरी में पे कर दिया। ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर नवंबर दिसंबर में अनाउंस कर चुके थे और अमाउंट बाद में डिसाइड हुई, हमने यहां पे अनाउंस किया 2 दिसंबर को कि इस साल की सेल का 1% आपको कमीशन देंगे। अब सेल तो अभी निकली नहीं, ऑडिटर्स नहीं आए, फाइनल नहीं है, सेल पता चली इस दिन, फिर सेल पे 1% लगा के उनको कमीशन दिया। अब अगर इस दिन अनाउंस हुए और इस दिन अमाउंट डिसाइड हुए तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। और अगर इस दिन अनाउंस हुए तो डिविडेंड की तरह ये क्या होगा, नॉन एडजस्टिंग। तो असल में बोनस का ताल्लुक होता है अनाउंसमेंट से, लेकिन अनाउंसमेंट जरूरी नहीं है। अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है ना, तो फिर भी आप इसकी एंट्री करेंगे। यानी साल से बोनस दे रहे हैं आप, तो इस दिन खड़े होकर लोगों को पता था कि आपने बोनस देना है। तो अगर बोनस अनाउंस हो गया इस दिन और सेल पे 1% लगाया इस दिन, तो यहां एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट सेल का 1%, क्योंकि सेल तो बाद में पता चली। लेकिन अगर अनाउंस नहीं हुआ, साल से दे रहे हैं, तो भी ये ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, कोई मसला नहीं। सेल का 1% यहां लगाएं और एंट्री यहीं आके करें एक्सपेंस डेबिट कमीशन पेबल क्रेडिट। डिटरमिन हुआ है, डिस्कवर का लफ्ज यूज कर रहे हैं, कभी डिटरमिन का लफ्ज यूज कर रहे हैं, कभी सेटलमेंट का लफ्ज यूज कर रहे हैं। देखें अल्फाज क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। सेटलमेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट ऑफ अ मसला एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, receipt of information after balance sheet date, data stock was impaired at balance sheet date, discovery of fraud after year end, data fraud existed at year end, or amount received from insurance company for a case which was already there at year end। ये बातें जरा अलग अलग हैं। सेटलमेंट, रिसीट, डिटर्मिनेशन, डिस्कवरी, यानी पता चल रहा है साल के बाद खिचड़ी पहले की पकी हुई है साल से। और आखिरी मिसाल, डिटरमिन आफ्टर, डिटरमिन कैलकुलेटर पे डिटरमिन बाद में हुआ है, आफ्टर बैलेंस शीट डेट डिटरमिन इस दिन हुआ है इफ द एंटिटी हैज अ ऑब्लिगेशन एट ईयर एंड। अगर ईयर एंड से पहले आप अनाउंस कर चुके हैं या अनाउंस नहीं भी किया, तो आपकी क्या है, ये कौन से इवेंट्स हैं, एडजस्टिंग। डन। कितने लोगों को खुद पढ़ के भी समझ आ गए थे? कितने लोगों ने इन अल्फाज पे फोकस किया था, सेटलमेंट, रिसीट, डिटरमिन, डिस्कवर। असल में ना लॉस इधर हुए, डिस्कवर इधर हो रहा है, ये बातें हैं असल में। ऑब्लिगेशन इधर है, डिटरमिन इधर हो रही है। समझ रहे हैं अल्फाज को? और भाई समझ रहे हैं बात? स्टॉक इधर पड़ा हुआ है, रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन साल के बाद आ रही है। डन। तो ये इस तरह के अल्फाज हैं, जिस तरह जहन में रखिएगा। अब आप नॉन एडजस्टिंग की मिसालें पढ़ लें अपकमिंग पेजेस पे। मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं, ये मिसालें पढ़ लें। कौन से सफे, कितने सफे आगे आएंगे? 2 सफे। पॉज कर दो ना, इसके बाद दूसरा पार्ट बना देंगे, ऑनलाइन वाले भी पढ़ लें।
2-3 मिनट के लिए।